जय श्री राम स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसे आपको पढ़ा रहे हैं मैथमेटिक्स, जो कि आपके नेवी एयरफोर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। पर्सनल रूप से ये जो मैथ है वो नेवी के क्वेश्चंस के लिए, यानी नेवी के जो आगामी होने वाले एग्जाम्स हैं उनके लिए। पिछले सेट में हमने आपको 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन करवाए थे। आज नेक्स्ट उससे तुरंत आगे यानी 26 से क्वेश्चन करवाएंगे, जो हमारे साइंस लेवल के क्वेश्चन होते हैं, यानी जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं, मैथ पढ़ते हैं, उन क्वेश्चन होते हैं। यानी लगभग जो आपका जो स्तर होगा ये 12th तक का स्तर होगा। जो क्वेश्चंस होंगे वो क्लास 12th तक के हैं इसमें। तो 26 क्वेश्चन है कि एक बैग में 4 सफ़ेद 5 लाल और 6 नीली गेंदें हैं, तो टोटल गेंदें कितनी होगी हमारी? 6 4 10 5 15। अब वो ये कह रहे हैं कि यादृच्छिक रूप से 3 गेंदों को बैग से बाहर निकाला जाता है। तो वे तीनों यानी सभी ये गेंदें जो आपने 3 निकाली हैं, ड्राइंग 3 गेंदों की है, वो लाल ही हों, इस बात की क्या संभावना है, क्या गारंटी है? तो आपसे ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो टोटल गेंदें 15 हैं और जो निकाली जा रही हैं वो 5 हैं, और 5 में से हमें कितनी चाहिए? 3। 5 में से 3 चाहिए और 15 में से भी 3 चाहिए। तो इस प्रकार से इसकी प्रोबेबिलिटी या जो गारंटी है वो ऐसे है, 15 में से हमको चाहिए 5 में से चाहिए 3 और 15 में से भी चाहिए 3। तो अब इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर हम रूल लगा रहेंगे कम्यूटेशन का। तो ये हो जाएगा हमारा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3, और n ये होता क्या है आप एक बार बता दें। NCR इक्वल टू होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। ये रिलेशन होता है NCR का। तो वही हम यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं। तो हमने लिखेंगे यहाँ पर r की जगह 3 है और n की जगह 5 है। तो फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n माइनस r, 5 माइनस 3 2 बचेगा, अपॉन इसी प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा फैक्टोरियल 15 अपॉन फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 15 में से 3 जाएंगे 12। अब आप एक बार देखें ध्यान से, तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ बचेगा जाकर के 5 4 3, और फैक्टोरियल 2 से ये फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो जाएगा। इन द सेम वे यहाँ बचेगा हमारा 15 14 इंटू 13, यहाँ बचेगा फैक्टोरियल 12 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपको ये वाला आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखिएगा ये 5 3 से ये 3 कैंसिल हो गए, ये 2 और ये 7, 13 7 91 ऊपर 2, यानी 2/91। ये हमारी गारंटी निकल रही है 2/91। आंसर आ जाएगा ए फर्स्ट, ठीक। तो इस प्रकार से ये किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा 27। इसमें कहा गया है जो आंकड़े आपको गिवन है इनका बहुलक का मतलब मॉड आपने पढ़ा होगा, मॉड MOD मॉड का मतलब होता है कोई कैलकुलेशन। यहाँ पर आपको सिर्फ आपको ये देखना है कि कौन सा डाटा इनमें ऐसा जो ज़्यादा बार, यानी कौन सा डाटा ऐसा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, वही मॉड होता है। तो फ्रीक्वेंसी के तौर पर अगर आप देखें यहाँ पर 7.5 इसमें एक बार यहाँ पर आया, एक बार यहाँ 2 बार आया। 7.3 1 2, ये भी 2 बार आया। तो ये 7.5 7.3 की फ्रीक्वेंसी इक्वल हो गई, तो ये नहीं हो सकता। 7.2 1 2 3 4 टाइम्स आया, यानी 7.2 की जो फ्रीक्वेंसी 4 टाइम्स अभी तक सबसे ज़्यादा है। अब 7.4 इसमें एक ही बार है, तो ये तो हो नहीं सकता। 7.7 2 बार, ये भी नहीं हो सकता। 7.6 एक ही बार। तो 7.4 जो है सबसे ज़्यादा बार आया, तो वही उसका मॉड मान लिया जाता है, यानी बहुलक। नेक्स्ट है PX हमको गिवन है, PY हमको गिवन है, और PX कैप बाई गिवन है। अब तो हमसे P/X पूछा गया, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अगर आपने इंटर का मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ तो वहाँ पर ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है। ये कैसे फाइंड करते हैं ज़रा देखिएगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ा था, जैसे PA/B पूछा गया हो तो इसके लिए हो जाता PA कैप B अपॉन, जो अपॉन में है वो ही। अगर हम यहाँ पर PB/A पूछ लेते आपसे तो सब कुछ वही रहेगा, जो अपॉन में नंबर है वही चेंज हो जाएगा। PA कैप B अपॉन यहाँ पर हो जाता PA। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का रिलेशन होता है। हमसे क्या पूछा जा रहा? हमसे पूछा जा रहा P/X, P/X पूछा जा रहा। तो इसका रिलेशन जो बनेगा जाके वो बनेगा PX कैप बाई अपॉन PX। अब हमें सबकी तो वैल्यू गिवन है। PX कैप बाई की वैल्यू गिवन है हमको 1/12, और PX की वैल्यू गिवन है 1/4। तो 1/12 अपॉन 1/4 सॉल्व करेंगे तो 1/12 इंटू 4, दैट इज़ 1/3।
3। जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1/3। आंसर हो जाएगा सी। और नेक्स्ट है कि ABC 3 परस्पर अनन्य संपूर्ण घटनाएं यानी परस्परी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो PA PB और PC आपस में रिलेशन गिवन है, हमसे PB का मान पूछा गया। ये म्यूचुअली इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि अगर आप इन सब का एडिशन करेंगे तो 1 के यूगल आना चाहिए। तो पहले देखिएगा जो रिलेशन इनमें गिवन है हम उससे चलते हैं। PA = 2 PB और = 6 PC, ये हमको इतना ही गिवन है और PB की वैल्यू हमसे पूछी गई। तो ये सब यूकल है तो आप इसको K के यूकल मान लें। अब PA = सीधा सीधा क्या हो जाएगा, PA = K हो जाएगा। अगर अब यहाँ से PB की वैल्यू फाइंड करें तो K/2 हो जाएगा और PC की वैल्यू अगर फाइंड करें तो K/6 हो जाएगा। व्हाट इट इज़ म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स PA एंड PB एंड PC, दैट इज़ होगा क्या, PA + PB + PC = 1 होना चाहिए। इन सब का एडिशन 1 होना चाहिए। P हमारा K था, ये K/2 था और ये K/6 था = 1। एलसीएम इनका 6 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 6K + 3K + K = 6 1 कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 6 3 9 1 10 यानी 10K = 6 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनली यहाँ से हमारा K = 6/10 दैट इज़ 3/5 आ जाएगा। लेकिन हमसे वैल्यू किसकी पूछेगी, PB की। और PB = क्या था, K/6। यहाँ पर वैल्यू K की पुट कर देंगे यानी 3/5, ये इससे कैंसिल हो गया, दैट इज आ गया आपका 1/10। इस प्रकार से इसको फाइंड किया जा सकता था। तो 1/10 का मतलब होता 0.1। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कि एक पक्षपाती सिक्के को उछालने के लिए पॉइसन बंटन का विचार कीजिएगा। पॉइसन बंटन, इस बंटन का माध्य म्यू है तो इस बंटन का मानक विचलन क्या होगा। अब देखिएगा होता क्या है, जो मानक विचलन होता है वो स्क्वायर होता है माध्य का। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि मानक विचलन का स्क्वायर = माध्य। तो हमारा मानक विचलन क्या हो जाएगा, मानक विचलन हो जाएगा रूट माध्य, और माध्यम को म्यू गिवन है तो इसका आंसर हो जाएगा √μ। इन द सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से द्विपदी बारंबारता का मानक विचलन क्या होता है। द्विपदी बारंबारता का मानक विचलन √NP/Q होता है। डिटेल में नहीं गिवन है लेकिन आप NP/Q समझेंगे। नेक्स्ट देखिएगा इसमें क्वेश्चन 30 और 32 क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड फन टाइप क्वेश्चन है कि एक निष्पक्ष सिक्का का मतलब ये होता है कि आप उस सिक्के को जब टॉस करेंगे तो फेस और टेल आने के चांसेस यूकल 50-50% रहेंगे, वो निष्पक्ष सिक्का बोला जाएगा। यानी किसी भी फेस के साथ कोई पक्षपात नहीं किया जा रहा। अगर हम पक्षपात कर देते तो हो सकता है कोई 70% आने के चांस हो जाए, किसी के 25% आने के चांस हो जाए, तो वो आपका निष्पक्ष सिक्का फिर अनफेयर कॉइन, कहने मतलब दृश्य जी अनफेयर कॉइन। एक उछाला जाता है तो चित्त और पट्ट की संख्या के बीच अंतर कितना हो सकता है। अब आप देखिएगा, आप लॉजिकली थोड़ा सोचिएगा, अगर हम किसी भी सिक्के को मान लीजिएगा हम 10 टाइम्स टॉसिंग करते हैं, यानी हमारा NS = हमने किसी सिक्के को 10 बार उछाला। अब मान लीजिए उस 10 बार में PH यानी 10, ये जो हमारे ये हेड हैं वो अगर 6 टाइम आए हैं तो टेल कितने टाइम्स आए होंगे, सीधी सी बात है 4 टाइम्स आएंगे तो एडिशनल 10। और अब आप इनका डिफरेंस निकालें तो डिफरेंस कितना आ रहा है 2। ऐसे आप कुछ भी कर लीजिएगा, मान लीजिएगा ये आ रहा हमारा 7 आ रहा PH, तो PT कितना आना चाहिए, PT 3 आना चाहिए। आप इनका डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा 4। यानी जो भी डिफरेंस हमेशा आएगा वो 2 से डिविजिबल रहेगा। कभी भी डिफरेंस ऐसा नहीं आएगा जो 3 से डिविजिबल हो या n-3 की फॉर्म में आए। ठीक है, तो जो भी डिफरेंस इनका आएगा हमेशा 2 से डिविजिबल होने वाला नंबर आएगा। दैट इज़ इवन नंबर में डिफरेंस हमेशा आएगा। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, बीच का अंतर n-3 कभी अंतर नहीं आएगा, अंतर आ रहा हमारा इवन नंबर में। दैट इज़ n-3 आने की जो प्रायिकता होगी वो जब नंबर ही नहीं है तो उसकी प्रायिकता या उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, 0। नेक्स्ट लॉग का क्वेश्चन है
log 3 पे पावर 27 की वैल्यू हमसे पूछी जा रही। इट कैन बी रिटन एज, इसको हम ये लिख सकते हैं कि देखिएगा हमारा दिया है log बेस में 3 उसके ऊपर 27, तो इट कैन बी रिटन एज log 3 और 27 को भी लिख सकते हैं 3 पावर 3। अब ये हो गया हमारा log एम्प पावर n, तो log एम्प पावर n हो तो n क्या आ जाता है सामने, ये हो गया log बेस भी उतना ही और नंबर भी उतना ही हो। बेस और नंबर अगर सेम आ जाए तो वो वैल्यू हो जाती है 1 के इक्वल, दैट इज ये फाइनली हमारा हो जाएगा 3 × 1, तो आंसर हो जाएगा 3। लॉग में बेस और ये देखो log 3 बेस में है और ये उसका नंबर है, तो जब इक्वल होते हैं उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक, तो ये 3 हमारे बाहर आ गई एम्प पावर n का रिलेशन लगा करके, तो जो वैल्यू इसकी हो जाएगी फाइनली हमारी 3D आंसर हो जाएगा। log 2 पे पावर 32 इन द सेम वे इट कैन बी, मतलब इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, इट कैन बी आल्सो सॉल्व, यानी log अब की बार बेस 2 है और यहाँ पर लिख दिया 32, दैट इज इट कैन बी रिटन एज log 2, और 32 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 5। अब देखिएगा ये हो गया log एम्प, ये log एम्प पावर n, दैट इज़ 5 log 2 और 2, बेस में भी 2 है नंबर भी 2 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, हमारा बचा क्या 5, तो इसका आंसर आना चाहिए 5। नेक्स्ट 35 है a log a n। अब देखो ये क्या है, इस चीज़ को समझिएगा आप, अगर इस प्रकार से लिखा हुआ है log, जैसे यहाँ हमने ये लिखा हुआ है a log a और n, अब यहाँ का नंबर और ये नंबर अगर इक्वल हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जो ये लिखा हुआ है यानी n, या किसी भी नंबर को जैसे ये x लिखा हुआ है तो इसको हम ये लिख सकते हैं, मान लो कोई नंबर हमने ले लिया बाई log बाई और यहाँ लिख दिया x, तो ये जो इतना नंबर होता है ये इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, वैल्यू इसकी होती है, वो होगा x। तो ये जो हमको गिवन है इसको हटा देंगे, केवल क्या बचेगा n। log 2 log 3 की वैल्यू हमको गिवन है और log 6 की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है, दैट इज़ वी कैन सॉल्व दिस एज log 6, इट कैन बी रिटन ये log 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, और log में मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसे सॉल्व करने के लिए क्या कर देते हैं log का एडिशन, log 2 + log 3। अब log 2 की भी वैल्यू हमको गिवन है, log 3 की वैल्यू हमको log 2 की वैल्यू गिवन है 0.03010 और log 3 की वैल्यू गिवन है हमको 4771, 0.4771। आपको इनका एडिशन कर देना है, 1 के साथ 0 का होगा तो 1 हो जाएगा, 7 के साथ 1 का होगा तो 8 हो जाएगा, 7 के साथ 0 का होगा 7 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, 7781, 7781। x की वैल्यू गिवन है और y = log 3, बेस में 3 और 4 है, तो x पावर y की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है, दैट इज़ हमें क्या गिवन है पहले वो देखिएगा। हमें गिवन है x = गिवन है 27 और y = गिवन है log बेस में 3 है 4 और वैल्यू हमसे पूछी जा रही है x पे पावर y की। तो आप जैसे यहाँ गिवन है वैसे पहले लिखते हैं, तो x है 27 और y की वैल्यू है log 3 पावर 4। अब देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27 को हम लिख सकते हैं 3 पे पावर 3 और इसकी पावर है log बेस में 3 4। अब किसी नंबर की पावर की भी पावर हो तो पावर का मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज़ 3 का मल्टीप्लाई इस log के साथ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 log 3 4। अब इस 3 को हम 4 की पावर में भेज सकते हैं, दैट इज़ ये हो जाएगा जाके हमारा 3 log 3 पे 4 और 4 की पावर 3। अब देखिएगा ये सेम नंबर हो गए हमारे, यहाँ बेस भी सेम है और log का भी बेस सेम है, तो ये नंबर हट जाते हैं, केवल फाइनली हमारा 4 पावर 3 दैट इज़ 64 बचेगा। ठीक, इस प्रकार से इसे सॉल्व किया जा सकता है। 64 sin 15 + cos 15 की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, कोई रिलेशन नहीं होता sin x + cos x में, sin थीटा + cos थीटा। वैसे सॉल्व करेंगे इसको, हमें किस प्रकार से सॉल्व करना ज़रा देखिएगा। हमको गिवन है sin 15 + cos 15, किसी एक को चेंज कर लिए, sin c + sin d या cos c + cos d का रिलेशन लगा सकते हैं, sin c cos d का होता नहीं है, तो इस साइन को जैसा कि तैसा रहने दीजिएगा। इसे लिख सकते हैं cos 90 - 75। अगर 90 में से 75 कम करेंगे तो 15 ही आ रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा रिलेशन बन गया है
साइन 15 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन सी प्लस साइन डी, दैट इज 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। तो रिलेशन हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2, एडिशन करेंगे तो ये 90 हो जाएंगे, अपॉन 2 करेंगे यानी 45, और कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 यानी 15 माइनस 75 माइनस के 60 अपॉन 2 माइनस के 30 बचेंगे, कॉस में माइनस का साइन ख़त्म हो जाता, तो ये बचेगा जाके कॉस 30। कहने मतलब इतना आ रहा है, कॉस 15 माइनस 75 फाइनली आ गया हमारा कॉस अपॉन 2 यानी 60 अपॉन 2 माइनस के 30 आ रहा, तो कॉस में साइन मतलब कोई मैटर नहीं रखता, हम उसको हटा देते हैं। अब इनकी वैल्यू रख दीजिएगा, 2 इंटू साइंस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और कॉस 30 की वैल्यू भी होती है √3/2। ठीक, फाइनली ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी √3/√2, दैट इज इट कैन बी रिटन एज 3/√3/2। कॉस 420 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 420 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए एक राउंड तो कंप्लीट हो जाएगा 360 का, इस प्रकार से ये 360 का एक राउंड कंप्लीट हो गया, हमारे पास 360 तो ये और लेकिन 420 है, तो ये आ जाएगा फर्स्ट वाले में। आप एक राउंड चक्कर काट के अगर 420 पे जाना चाहते हो तो फर्स्ट में आएंगे, यानी 360 प्लस 60 देखिएगा तभी तो होंगे 420, इसमें से 40 ले लो, 400 हो जाएंगे 20। ठीक, तो एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा हमारा, दैट इज इट कैन बी रिटन एज कॉस 420 इज इक्वल टू लिख सकते हैं कॉस 360 प्लस 60, और 180 और अगर 360 हो तो रेशियो नहीं चेंज होता, इन कॉस का कॉस ही रहेगा, फर्स्ट में आ रही तो साइन भी चेंज नहीं होगा, दैट इज ये हो जाएगा हमारा कॉस 60 की वैल्यू होती 1/2। ट्रिग्नोमेट्री आपको नॉलेज होगी तो ही आप सवाल ये कर पाएंगे। तो यहाँ आएगा हमारा 1/2। और नेक्स्ट है ए कॉस एक्स प्लस बी कॉस एक्स इक्वल टू सी गिवन है, तो ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखिएगा इसको कैसे करते हैं। हमको गिवन है ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स इक्वल टू सी गिवन है, और वैल्यू फाइंड करनी है हमको ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स का होल स्क्वायर, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। अभी हमें करना क्या है, इनका एडिशन अगर करके स्क्वायर करके एडिशन करें तो क्या कर सकते हैं, जैसे ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स का होल स्क्वायर। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो केवल देखो यहाँ से ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, लेकिन चेंज है ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स बी कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स होना चाहिए, माइनस ए साइन एक्स, यहाँ पर भी हमने शायद ही गलत लिखा हो, लेकिन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स ही। तो हम ये सॉल्व जब करेंगे तो फाइनली हमारा क्या आ जाएगा, इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, शॉर्ट में सॉल्व कर, लेकिन इसकी वैल्यू हमको गिवन है सी स्क्वायर हो जाएगी, तो दैट इज ये बचेगा टर्म हमारा, तो ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये होगा हमारा डी। देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का न्यूनतम वैल्यू क्या होती है, न्यूनतम वैल्यू एक इसका होता है, एक ही यह होता है, एडिशन करेंगे तो 2 हो जाएगा। वैसे न्यूनतम वैल्यू हमेशा 2√AB भी होती है, तो ए का मान अगर ये मान है बी का ये मान है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तब भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तब भी हमारा 2 ही आएगा। और नेक्स्ट है कि दो परस्पर लंब रेखाएं और उनके, देखो अगर दो रेखाएं लंब हैं तो उनकी प्रवणता यानी ग्रेडियंट वो क्या होती है, m1 m2 इक्वल टू होता -1, तो ये फर्स्ट हो गया। केंद्र से 5/12 की दूरी क्या होगी, यानी सेंटर से हमसे डिस्टेंस पूछी जा रही, तो सेंटर से डिस्टेंस का मतलब इस प्रकार से है, ये सेंटर है एक पॉइंट के यहाँ पर, इसके कोऑर्डिनेट 5,12 हैं और इसके सेंटर 0 0 होते हैं, तो डिस्टेंस का फार्मूला लगा के हम फाइंड कर सकते हैं। d इक्वल टू होता √x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यहाँ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर था।
अब x1 y1 0 0 है, x2 y2 5 बार हैं, तो 0 माइनस 5 करेंगे तो 5 ही बचेगा, तो सीधा 25 क्यों ना कर दें, और 0 माइनस 12 का 12 ही बचेगा, स्क्वायर सीधा 144 क्यों नहीं कर दें। तो ये रूट के अंदर कितने हो जाएंगे 169 यानी 13 यूनिट्स। ये केंद्र और इस पॉइंट के बीच की दूरी हो जाएगी हमारी 13 यूनिट। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 44 क्वेश्चन है कि दो रेखाएं परस्पर बराबर समांतर रेखाओं की ग्रेडियंट जो होती है प्रवणता वो ढलान m1 = m2 होता है, लेकिन यहाँ अंतर पूछा गया तो अंतर के लिए m1 - m2 = 0 हो जाएगा। ax + by का ढलान क्या होगा, अगर इस प्रकार से हमको गिवन है तो y = mx + c से कंपेयरिंग कर लें, देखिएगा कितने तरीके होते हैं ढलान निकालने के। अगर कोई लाइन हमें ax + by + c की फॉर्म में गिवन है तो m = होता माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, दैट इज इसका हो जाएगा -a/y। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा a/b, कोफिशिएंट ऑफ y मीन्स b, y नहीं, तो ये आंसर हो जाएगा इसका b। अगर ये इस प्रकार से लाइन गिवन है, या हम क्या करेंगे y = mx + c से कंपेयरिंग कर लें, तब भी जो m होती है x का कोफिशिएंट वो हमारा ढलान होता है। पॉइंट गिवन हो तो m = होता y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अगर एंगल गिवन हो तो m = होता है tan थीटा, यहाँ से ढलान निकाल सकते हैं। अगर कर्व गिवन है तो डिफरेंशिएट कर दें dy/dx करके हम उसकी ढलान फाइंड कर सकते हैं। अगर पॉइंट गिवन है, अगर हमें दूसरा एक पॉइंट गिवन हो तो एक ये होता है y - y1 = m x - x1। इस फॉर्म में अगर इक्वेशन लिखा हुआ तो ये जो पॉइंट होता है वो ढलान होता है। बहुत से तरीके हैं हमारे पास ढलान फाइंड करने के। तो इस प्रकार से अगर कोई लाइन गिवन है तो डायरेक्टली हम माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, दैट इज -b/a/b। अगर किसी रेखा का ढलान ऋणात्मक है, ऋणात्मक मीन्स होता है अगर इसकी जो थीटा है मोर देन 90 डिग्री है, तो सीधी सी बात है थीटा अधिक कोण होगा तभी तो ढलान माइनस निकल पाएगा जाकर। मान लीजिए थीटा 135 है, अब 135 का मान निकालो -1 निकलेगा जाकर के। सीधी रेखा का समीकरण जो बिंदु से गुजरती है ये समांतर, देखो समांतर रेखा का समीकरण अगर हमसे पूछा जा रहा हो तो जो m है आप इसकी y = mx + c से कंपेयरिंग करें। मैं समझाता हूँ आपको, हमें रेखा गिवन है y = 3x + 1, और जो इसके पैरेलल लाइन होगी वो इस प्रकार से होगी y = 3x + c, केवल ये चेंज होगा, बस कुछ भी चेंज। की वैल्यू फाइंड करके हम या तो इसमें पुट कर दें, क्योंकि ये लाइन कहाँ से होकर जा रही है, सेकंड लाइन जो है ये फर्स्ट लाइन है और इसके पैरेलल हमसे सेकंड लाइन पूछेगी, तो सी की वैल्यू तो अननोन है हमारे पास, और ये लाइन जो पासेस थ्रू हो रही है वो 1.2 से जा रही है, देखिएगा 1,2 से, तो 1,2 से जो होकर ये पॉइंट लाइन जा रही है तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाइड करेंगे। तो अब आप यहाँ पुट कर दीजिएगा, ये हो जाएगा y की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू 1 है, तो 3 बन जा 3 + c, दैट इज c = आ गया हमारा -1। अब आप इसमें पुट कर दिए तो लाइन का इक्वेशन हो जाएगा इसके पैरेलल ही हो जाएगा 3x - एक, तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या होता, दूसरा तरीका होता पैरेलल लाइन का y y - y1 = m x - x1 भी होता है। अब m तो हमारी पैरेलल लाइन वही है जो m इस रेखा की, यानी 3 इसमें भी है तो 3 यहाँ भी आएगा, पॉइंट हमारे वही हो जाएंगे। y - y1 की वैल्यू है 2, m 3 है, x - x1। आप सॉल्व करेंगे तो ये y = 3x - 1 ही आएगा, लेकिन इसी फॉर्म में परहैप्स गिवन है y - 2 = 3x - 1। बहुत से तरीके हैं फाइंड करने के। अब देखिएगा दो रेखाएं दी गई हैं, संपाती कब होंगी, संपाती का मतलब ये होता है कि एक रेखा हमने ये ए बी खींची है, ये रेखा कोई ए बी है लाइन, और इसी के ऊपर ही जा कर के सी डी लाइन जा रही है, इसी के ऊपर, तो हमें दिखाई नहीं दे रही, यानी वो एक दूसरे को इन्फाइनाइटली मैनी टाइम्स इंटरसेक्ट करेंगे। तो कंडीशन क्या होती, कंडीशन ये होती a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। कंडीशन डी वाली लगी, ये दो रेखाएं समपाती हैं, यानी कोई एक दूसरे के ऊपर ही लाइनें चलती हैं वो। अब देखिएगा 49 क्वेश्चन क्या है, इसी प्रकार से देखो ढलान गिवन है तो रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, जो रेखा बिंदु से गुजरती है और ढलान 2 है तो उस रेखा का समीकरण क्या होगा, तो उस रेखा का समीकरण क्या होगा, y = mx + c कर दीजिएगा आप, या यही इन्फॉर्मेशन जो अभी हमने बताई थी वो लगा दो, y - y1 = m x - x1। y - y1 की वैल्यू इसमें दी गई है 3 और m भी दिया गया है हमें 2
और x माइनस दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट दिया गया 2। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 4। तो ये हो जाएगा y माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4 इधर आएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। y माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। लेकिन y माइनस 2x तो ऐसी फॉर्म में कोई आ नहीं रहा है, तो इसमें किया ये क्या, हम उधर लेके जा रहे पॉइंट को। जब उधर ये y माइनस 3x को हम उधर लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x, तो वहाँ पहले से ही है, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4 माइनस का y और प्लस का 3। तो फाइनली हो जाएगा 2x माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा, माइनस साइन कॉमन लेके 0 में भेज दो, तो हमारा आ गया सी आंसर। ठीक है, देखो किसी जो रेखा 0 0 से गुजरे और ढलान m हो तो रेखा का समीकरण होता y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ m प्रवणता यानी x पॉजिटिव एक्सिस से इसका झुकाव है और c y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड इस प्रकार से ये। अब ये तो 0 0 होके जा रही, तो c यहाँ 0 हो जाएगा और m ही रहेगा, दैट इज y इज इक्वल टू एम एक्स। एक बिंदु का लोकस जिसकी भुजांक और अक्ष हमेशा यूकल हैं, लोकस पूछा यानी x इज इक्वल टू वाई गिवन है, तो लोकस हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 से, अगर किसी रेखा का ढलान शून्य तो इस रेखा के संदर्भ में क्या कहा जा सकता है। ढलान शून्य होने पर क्या होगा, रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं या तो x अक्ष या y अक्ष किसी के पैरेलल हो सकती है, ये कंडीशन हो सकती है। ये x ये y है, तो या तो इधर ऐसे जा रही होगी लाइन या इस प्रकार से जा रही होगी, तो पैरेलल होगी, तभी तो थीटा 0 रहेगा। अब देखिएगा सेट थ्योरी के क्वेश्चन आगे। ए बी सी 3 सेट इस प्रकार हैं कि a माइनस बी ब्रैकेट में ए बी यूनियन सी, डिमॉर्गन्स लॉ लगा देंगे तो हम क्या करेंगे, यूनियन का कैप हो जाता है, डी आंसर हो जाएगा। अगर डैश 2 बार निकालते हैं तो वापस उसी सेट पर लौट के आ जाएंगे। p माइनस क्यू का मतलब होता है चाहे p में से q का अंतर निकालें चाहे q से p का अंतर निकालें। ए बी सी 3 है सेट हैं, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, यहाँ चेंज नहीं होगा साइन। यहाँ पर हमसे यूनियन पूछी जा रही 5 6 7 8 7 8 9, तो 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 यूनियन में सब आ जाते हैं। आर इज इक्वल टू गिवन है, तो हमसे क्या पूछा गया जा रहा, रेंज। रेंज का मतलब होता है सेकंड वाले एलिमेंट हमारे रेंज होते 1 3 5 1 3 5 परसर हमारा 1 3 5 हो जाएगा। ठीक है, ये पूर्णांक दिया गया, ये देखो सेट थ्योरी लिखी हुई है, टेबुलर फॉर्म में लिखी हुई है, मतलब x एक पूर्णांक का वर्ग है जो 100 से कम है। तो आपको वो सेट चुनना है जिसमें सभी नंबर परफेक्ट स्क्वायर में हो, लेस देन 100 हो। अब इसमें देखिएगा ये 58 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 56 नहीं है, 99 नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। 1 ठीक, 0 ठीक है, 1 4 9 16 25 36 49 64 81 ये हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई नंबर अननेसेसरी नहीं है। यहाँ पर देखिएगा 81, यहाँ 85 दे दिया गया जो कि नहीं होना चाहिए। यहाँ 0 1 49 64, यहाँ आपको 100 से ज़्यादा दे दिया गया, तो फाइनली हमारा आंसर बी ही इसका आ गया है। ठीक, तो ये हो गया 59। एक लास्ट क्वेश्चन और कराते हैं, कराने वाले एक लास्ट क्वेश्चन और देखिएगा वो क्या है। हमसे पूछा गया एफ एक्स इक्वल टू गिवन है, तो इसका रेंज पूछा जा रहा है, ज़रा वो भी देख लीजिएगा। और इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए इसके हमने रेंज पूछा जा रहा है, रेंज इसके लिए एफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 2 के लिए देखिए रेंज कैसे निकालते हैं। हमें गिवन है एफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 2, लेट y इक्वल टू 3x माइनस 2। यहाँ से y की वैल्यू x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 2, दैट इज x इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 2 अपॉन 3। अब आप y की कोई भी वैल्यू दुनिया की पुट करेंगे, आपकी अनडिफाइंड कभी भी नहीं आएगी। कोई भी वैल्यू पुट करो, 0 पुट करो, माइनस पुट करो, प्लस पुट करो, जो भी पुट करेंगे वो वैल्यू आपकी कहाँ रहेगी, माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट के रेंज में ही रहेगी। तो इसका जो रेंज आ रहा हमारा माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। तो इस सेट में हमने आपको लगभग क्वेश्चन करवाए हैं 35। ऐसा करता हूँ आपने समझे होंगे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।